धर्मेंद्र यादव जी, लखनऊ में ज़रूर हम हैं और चर्चा लखनऊ की सियासत की होगी, उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी, लेकिन क्योंकि आप सांसद हैं और सपा के चेहरा हैं दिल्ली में ख़ास करके, तो इसलिए मेरा पहला सवाल होगा मॉनसून सत्र पर। आज एक खबर आई कि एनसीपी शरद पवार गुट अब डीलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करेगा। जो स्पेशल सेशन हुआ था, इंडिया ब्लॉक एक साथ जुट करके आप लोगों ने उसको पारित नहीं होने दिया था। इस बार क्या इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ दिख रहा है? सबसे पहले मारिया जी, आपको और पूरे आज तक परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की ऐतिहासिक सरजमी पर हमें अपनी पार्टी का पक्ष रखने का आपने मौका दिया। जिस सवाल से आप शुरुआत कर रही हैं, मैंने भी मीडिया में कुछ देखा सुना, और जिस तरह की एनसीपी ने कंडीशन रखी है, मैं समझता हूं वो कंडीशन कभी सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। और जो विपक्ष है, जैसा आपने 16-17 अप्रैल को देश की संसद में देखा था, संख्या हो सकता है थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो, लेकिन पूरी मजबूती के साथ इस बिल को, जो तानाशाही लाने का डिलिमिटेशन बिल षड्यंत्र है, उसको हम लोग रोकेंगे। और जो आपने मुझे मंच दिया, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश के जनमानस को महिला बिल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। महिला बिल 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ, संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष की सारी पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन उस महिला बिल में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीति और नियत है, जो नियत में खोट है, जो महिलाओं को मुद्दा बना के या महिलाओं को आगे करके डिलिमिटेशन बिल पास करना चाहते हैं, इसका पूरा का पूरा विपक्ष पुरजोर विरोध पहले भी किया था। और आने वाले जब कभी भी ये दोबारा संसद में आएगा, मुझे तो उम्मीद है कि शायद बीजेपी के लोग अब ऐसे दोबारा गलती नहीं करेंगे, और अगर वो लाएंगे तो हम लोग उतने ही मजबूती के साथ विरोध करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, एनडीए का कुंभा बढ़ गया है और तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है। एनसीपी शरद पवार अब इस बिल को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि डीएमके भी शायद सपोर्ट कर सकता है। जो 2/3 जो चाहिए मारिया जी, इस बात वो शायद मिल जाए उनको। मैं इस बात के लिए इतना ही कहूँगा, अभी से पूर्वानुमान लगाना किसी भी दल के प्रति आप पूर्व नियोजित कोई बात कहें, वो बात गलत होगी। अगर संसद में ये बिल आएगा तो स्वाभाविक है सबका पक्ष सामने होगा, कौन दल क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, पूरा देश उसको देखेगा। और मैं समझता हूँ संसद के सत्र का आने का हम सबको इंतजार करना चाहिए इस मुद्दे पर। चलिए, कुछ दिनों में ही शुरुआत होने वाली है, तो हम इंतजार करते हैं। अब चर्चा यूपी की सियासत की। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे सुबह में, उन्होंने बहुत आरोप लगाया है आप पर, समाजवादी पार्टी पर और आपकी राजनीति पर। उनका कहना है, और मैं उनकी बातों को कोट करूंगी, उनका कहना है जो राम को नकारने वाले लोग क्या आस्था की बात करेंगे। ये राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर उन्होंने कहा। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि विदेश घूमने वाले क्या यूपी को जानेंगे। अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विदेश घूमने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इतनी आपत्ति है, तो मैं उन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। हालांकि मारिया जी, आप लोगों को शायद मौका सवाल का नहीं दिया था, केवल भाषण दे के चले गए थे, क्योंकि हमने क्रॉस डिस्कशन होते नहीं देखा, भाषण सुनते जरूर देखा है। लेकिन मैं उन्हीं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से सवाल करता हूं, अगर हमारे नेता कुछ जाते हैं विदेश में, कुछ आइडिया लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे नेता से कम 20 गुना ज्यादा देश के प्रधानमंत्री विदेश में रहते हैं, क्या उनके बारे में वो यही राय रखते हैं? लेकिन ये सवाल हो सकता है आज तक से आप ना पूछ पाए या मीडिया के लोग ना पूछ पाए, लेकिन हम समाजवादियों को चिंता नहीं है। अगर वो हमारे नेता पर आरोप विदेश यात्रा पे लगाते हैं तो स्पष्ट जवाब दें, क्या ये आरोप वो अपने प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ये क्या बात होती है, ड्यूल पॉलिसी चलाएंगे? हमारे नेता अगर विदेश में कुछ अच्छी योजनाएं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो डायल 100 स्कीम देख रहे हैं, जिसको
102 में बदलने का तबलीग किया है। ये न्यूयॉर्क की पुलिसिंग थी, सिंगापुर की पुलिसिंग थी, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर उतार के दिखाया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। जब कोविड आया नहीं था, कोई कल्पना की नहीं की थी किसी ने कि कोविड जैसी बीमारी आएगी 2019 में, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 12 से ही लैपटॉप बांटना शुरू किया और 17 तक लगातार बांटे, जो कोविड में मैं समझता हूँ बच्चों की ऑनलाइन क्लास के सबसे ज़्यादा काम आए तो वो काम आए। हमारे नेता की दृष्टि बहुत आगे चलती, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश देश का ही नहीं दुनिया का सबसे विकसित प्रांत बने। ये हमारे नेता की सोच है। हमारे नेता कभी भी बेवजह की रूढ़िवादिता में नहीं फंसाते। वो चाहते हैं प्रदेश के नौजवान आगे बढ़े, तरक्की करें। और आज हम लोग विपक्ष में हैं पिछले लगभग 9.5 साल से। जो भी उत्तर प्रदेश का नौजवान, बच्चा, शिक्षक, छात्र या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई बेहतर काम करता है तो विपक्ष में रहने के बावजूद अपने पार्टी के कोष से उस व्यक्ति का, उस छात्र का, उस नौजवान का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो ये केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट लेके नहीं कर सकते। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने उस पर बोला और बहुत ही प्रमुखता से उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। लेकिन सवाल ये है कि जब अब एसआईटी की रिपोर्ट शायद आज फाइनल सबमिट होने वाली है तो अखिलेश यादव नहीं है। देखिए एसआईटी जब की सवाल अभी उठाने का वक्त आया है तो अयोध्या जाकर आप के गलत बात कह रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट क्या सबमिट आदरणीय अखिलेश जी को होनी है? नहीं, उनको नहीं करनी है, क्या लेकिन उनको होनी विपक्ष है? के तौर पर जो उनका होना जरूरी है। ये बेवजह के सवालों में आप लोग सवाल उलझाना चाहते हैं। देश के अंदर, देश के ही हमारा एक प्रांत है मणिपुर, सालों साल जलता रहा। क्या एक बार देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री झांकने गए वहां? लेकिन आप लोग ये सवाल उनसे नहीं कर पाएंगे। क्या सबमिट रिपोर्ट उनको होनी है क्या? और मीडिया के माध्यम से आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आज इंटरनेट के ज़माने में जो भी रिपोर्ट आएगी, आप सब जो न्यूज़ देंगे, और मैं समझता हूँ सबसे पहली उस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी, सबसे पहले किसी का विचार आएगा, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का आएगा, ये मुझे विश्वास है। तो आप मानते हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा चुनाव का मुद्दा होगा? देखिए सवाल चुनाव का नहीं अकेले, ये चुनाव का मुद्दा तो बीजेपी के लिए था। मैं तो देख रहा हूँ 1990 से, जब सदैव नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे उस समय से, और अब तक मैंने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के रुखों को बदलते हुए देखा है। उस समय सदैव नेताजी ने कहा था कि या तो ये फैसला सर्वसम्मति से आपस में बातचीत से हो, या माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। और अंततोगत्वा वही हुआ। माननीय न्यायालय का जब 19 में फैसला आया, उसके बाद ही मंदिर निर्माण का रास्ता सुगम हुआ और रास्ता खुला। लेकिन मैं इस मौके पर पूछना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद से लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उस समय जो आंदोलन का नेतृत्व करने वालों से, 1990 से लेके आज तक जितना भी चंदा इकट्ठा किया है, क्या उसका कोई भी हिसाब किताब दोगे? राम मंदिर के जो जगह है, जिस जगह पे मंदिर बना है, निर्मोही अखाड़े के पास उसके पश्चिम, निर्मोही अखाड़े के पश्चिम में माननीय न्यायालय ने फैसला दिया। और उसी निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने, जो 90 के दशक में लोगों ने दिया था, सहयोग दिया था भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ, वो चोरी हुआ। और ये जो चंदा चोरी खुली है, ये तो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है। आप अगर समय देंगे तो मैं डेट बाई डेट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से बयान दिया, जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24-24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है। एक ही दिन में जमीन की कीमत आप सोचिए 12-12 गुने बढ़ी है। और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने। उस जज्बात से पैसे दिए थे, और वो पैसे किसी और ने नहीं लूटे, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मेयर ने खुद लिए हैं। ये है सच्चाई। वहाँ के मंत्री विधायकों ने लूट की है, ये है सच्चाई। और जब से ये चंदा चोरी का मामला उठा, मैं समझता हूँ पूरे देश ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातनी लोग हैं, सबके मैं समझता हूँ जज्बातों पर कुठाराघात हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम जिनके बारे में सुनता हूँ, जिनके बारे में हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर मुझे जीवन में कुछ देना है
तो भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा देने का काम करना। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर इतना चंदा चोरी की है, मैं समझता हूं भगवान प्रभु श्री राम इतनी बड़ी सजा देंगे भाजपा के लोगों को, शायद इस बात की इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे देख रहे हैं अभी तक, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है अभी तक? अब जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था उन्हीं की एसआईटी है। मुख्यमंत्री जी गिनाते नहीं थकते थे कि हम इतने दिन अयोध्या जा रहे हैं, इतने दिन काशी जा रहे हैं। आखिर अयोध्या और काशी में जाके क्या करते थे और इतनी चंदा चोरी होती रही, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे? क्या वहाँ केवल दर्शन मात्र के लिए जाते थे या बाकी चीज़ें भी देखते थे? और बाकी चीज़ें जब हुई हैं तो बताओ, अगर यहीं कोई पीडीए परिवार का व्यक्ति होता, कोई समाजवादी होता, तो पता नहीं अब तक कितने बार उसका घर बुलडोजर से चला के दफन कर दिया जाता। लेकिन जितने भी जिम्मेदार हैं, एक एक जिम्मेदार को मेरा आपके मंच से खुला आरोप है, दिल्ली की भी सरकार, लखनऊ की भी सरकार और इन सरकारों के अधीन आने वाले पूरे के पूरे सिस्टम पूरी तरह से चंदा चोरों को बचाने पे लगे हैं। साधु संतों का घोर अपमान हो रहा है। अयोध्या के जो साधु हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं कि अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, लूट हुई है, भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा को तार तार किया गया है। लेकिन ये तो शंकराचार्य लोगों की भी सुनने को तैयार नहीं है। बताइए क्या हाल किया है शंकराचार्य, हमारे जो चारों पीठों के पीठाधीश्वर जो हमारे स्वामी शंकराचार्यगण हैं, क्या उनकी एक भी बात को माना है? ऐसे ही सनातनी हैं, ये जो बात कह रहे हैं वही सनातन है, इनकी बात जो ना माने वो सनातन विरोधी है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, घमंड में न रहना। आपकी पार्टी बनी थी 80 में और ये सनातन आदिकाल से, सदियों से, युगों से चला रहा है, कोई भाजपा की देन नहीं है। इसलिए सनातन के ठेकेदार बनने की कोशिश न करो। अगर जरा भी शर्म है, जरा भी आंखों में पानी है, जरा भी प्रभु श्री राम के प्रति आपके दिल में आस्था है, तो कम से कम ऐसे चंदा चोरों को कठोरतम कार्रवाई देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और भाजपा ये कहती है कि जिन्होंने राम को ही नकारा है वो राम मंदिर की क्या बात करेंगे? कभी हम लोगों ने राम को नहीं नकारा है। ये बीजेपी के लोग गुमराह करते हैं। जब जमीन का कोई विवाद माननीय न्यायालय में लंबित है तो क्या न्यायालय के फैसले आने का इंतजार नहीं किया जाएगा? और ये बीजेपी के लोग पहले जवाब तो इस बात का दें, पूरे देश और दुनिया के हिंदू पूछ रहा है कि 90 से लेके आज तक जितना लोगों ने चंदा दिया है उसका हिसाब किताब कहां है? और मैं आज फिर कह रहा हूं इस मंच से, ये जो बैठे हैं अयोध्या में अभी, ये छोटी मछलियां हैं, ये पैसे की सप्लाई कहीं दूर दूर तक जा रही है। इस बात की जांच करनी चाहिए। आप कितनी दूर? बहुत दूर तक जा रही, जहां तक आप पहुंच पाएंगे। तो आपको पता है बहुत दूर जा रही है? बिल्कुल, आप जांच करिए ना। बचाया क्यों जा रहा, फिर उनको बचाया क्यों जा रहा है, इसका जवाब दे दें। क्यों बचाया जा रहा है? इसीलिए बचाया जा रहा है कि अगर नहीं बचाएंगे तो इन दूर वालों की भी पोलें खुल जाएंगी। अब चर्चा करते हैं हम आपके साथ आपके सहयोगी दल कांग्रेस की। उसमें है इमरान मसूद और वो एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। अभी समय है चुनाव में, लेकिन वो शायद इसलिए बयान दिए जा रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशन ये है कि आप से वो नेगोशिएट करेगी, कांग्रेस पार्टी नेगोशिएट करेगी सीट शेयरिंग में। और उन्होंने जो 2024 में आपका परफॉर्मेंस रहा उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को दे रहे हैं। देखिए, मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा जो लोग इंडिया अलायंस के मजबूती में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान मसूद वही कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस पार्टी के सम्मान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मान नेता और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, जिस दिन मिलके कोई फैसला लेंगे हम उस फैसले को अंतिम मानेंगे। क्या इमरान मसूद या उनको लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है समाजवादी पार्टी से वार्ता करने का, नेगोशिएशन करने का? और नहीं किया है तो इस तरह की बयानबाजियों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं
जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी कही और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने लिखा, मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह देंगे कि हमारी तरफ से इमरान मसूद ही सर्वे सर्वा और फैसला लेंगे, हम उस दिन उनकी बात को गंभीरता से लेंगे। उससे पहले हम इस तरह के लोगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो लेकिन रुकने के लिए भी तो नहीं कह रही कांग्रेस पार्टी। तो अब इसका जवाब तो कांग्रेस की लीडरशिप देगी, हम तो नहीं दे सकते। हम ये जानते हैं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत ईमानदारी से जिस किसी का भी साथ दिए हैं, जब कोई गठबंधन किए हैं, बहुत ईमानदारी से उस गठबंधन धर्म का पालन किया है। 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था, लगभग 105 सीटें हम लोगों ने दी थी और 105 सीटों के अलावा भी अमेठी और रायबरेली में सिटिंग विधायक सारे हमारे थे, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। उन बातों को भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए और जीती थी कांग्रेस पार्टी केवल 7 सीटें, केवल 7 सीटें जीती थी। अभी जब 19 के लोकसभा के चुनाव में आदरणीय बहन जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, उत्तर प्रदेश की जितनी बेहतर सीटें थी अगर उन्होंने चुन लिया था तो सम्मान में हमारे नेता ने छोड़ने का भी काम किया था। 22 के चुनाव में कई छोटे छोटे दल जो आजकल बहुत ज्ञान दे रहे हैं और आप लोग उनके ज्ञान को लंबा लंबा प्रसारित कर रहे हैं, ये भी सदन में अगर बैठे हैं तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत पर बैठे हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते, जिम्मेदार नेता होने के नाते और समाजवादी पार्टी की जो स्पिरिट है भारतीय जनता पार्टी को हराने की, देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुरूप मैं समझता हूं मैं ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करने जा रहा है जिसकी वजह से कहीं कोई गठबंधन पे कोई आंच आए। और रही बात इनकी, जिनके आप नाम बार बार ले रहे हो, इनके लिए पार्टी तय करे कांग्रेस पार्टी। आपने कहा कि छोटे छोटे दल आपके साथ थे 2022 में, और उसी छोटे दल के एक नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी को बर्थडे के दिन कुछ सलाह भी दिया और कुछ टिप्पणी भी की कि वो एसी-पीसी की राजनीति करते हैं। अब ये लोग गंभीरता बनाने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरह की अनगढ़ बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन के वो तपे तपाए लोहा हैं जो मैं समझता हूं जिनको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी गर्मी, सर्दी, बरसात कभी डिगा नहीं सकती अपने उद्देश्य से। वो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। और जिनकी बातें कर रहे हैं, अगला कभी मौका मिले तो इनसे पूछिएगा कि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या बातें की थी, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या क्या बातें करके गए थे। क्या आज वो अपनी बातों पे कायम हैं? अगर कायम हैं तो उनकी वर्तमान बातों को हम थोड़ा सा तवज्जो दे देंगे। जब पुरानी बातों पे जो कायम ना हो, उनकी वर्तमान बातों पे चर्चा करके मैं अपना समय नहीं खराब करूंगा। बस एक सवाल गठबंधन पर, क्योंकि आपने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, तो क्या कांग्रेस भी करती है? जो डीएमके के साथ हुआ, उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने डीएमके को बताया तक नहीं, और वो टीवीके के साथ अलायंस में गवर्नमेंट उन्होंने बनाया। तो आपको क्या इंडिया ब्लॉक को, और ख़ास करके आप बहुत ही प्रमुख पार्टी हैं, आपको इस बात का लगता है कि शायद कांग्रेस को बताना चाहिए था? देखिए, अभी इसका फैसला तो कांग्रेस पार्टी के लोग लें कि उन्हें क्या फैसला लेना, उनका अपना आंतरिक मामला है, और उस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं ये डीएमके के साथियों का मामला है। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस में हम लोग हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में मीटिंगों में रहते हैं, हर अभियान में साथ रहे, मैं इतना ही कह सकता हूं डीएमके के पास जो भी क्षमता थी, और देश की चौथे नंबर की नहीं 5वें नंबर की वो सबसे बड़ी पार्टी थी, अब चौथे नंबर की हो गई चूंकि टीएमसी बीच से हट गई। जब भी कभी मौका आया तो डीएमके के साथियों ने 100% इंडिया अलायंस का साथ दिया है। मुझे याद है 17 अप्रैल को वोटिंग हो रही थी डिलिमिटेशन बिल पर, 23 तारीख को तमिलनाडु में चुनाव थी, और 17 तारीख को डीएमके के 22 के 22 साथी अपना चुनाव छोड़ के डिलिमिटेशन बिल को बचाने के लिए यहाँ पे अपना वोट कर रहे थे, अपना खुद का चुनाव छोड़ के। ये बात मुझे जरूर याद है, डीएमके के साथियों ने इंडिया अलायंस का साथ दिया है।
अब उनके साथ, चूंकि हमारे पार्टी का वहाँ तक संगठन नहीं है तमिलनाडु तक, कांग्रेस के साथ ही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस के साथ ही तय करें, हम इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। यूपी चुनाव में असादुद्दीन ओवैसी की भूमिका क्या देखते हैं आप, और क्या अगर कोई अलायंस होगा, क्योंकि बिहार में भी कहा जा रहा था कि उनका कोई रोल नहीं होगा और उसके बाद हमने देखा 2025 के चुनाव में उन्होंने सीट ली और 2020 के चुनाव में भी किया था। तो असादुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के साथ क्या कोई गठबंधन हो सकता है? देखिए, मैं क्या समझता हूँ कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस ने रिजल्ट लाके दिखाया है। चाहे भगवान प्रभु राम श्री राम का मंदिर का उद्घाटन करके बीजेपी एक उपलब्धि के तौर पर पूरे देश के अंदर ये कहती घूम रही थी कि 400 पार भी करेंगे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भी बदलेंगे, और न जाने क्या क्या दावे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने 43 सीटें जीत के बीजेपी की दिल्ली की सरकार को बैसाखी पे लाने का काम किया था। ये ताकत है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में ये ताकत है आदरणीय अखिलेश यादव जी की। और 43 हम जीते थे, 5 काउंटिंग में हराए गए थे। और शायद उत्तर प्रदेश की जनता को एहसास होता कि इतना कम अंतर बचा है, तो मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार बदल देता। ये हैसियत उत्तर प्रदेश की है। लोगों को एहसास नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग चुनाव आते आते उन्हीं को दिखाना शुरू करते हैं। एग्जिट पोल में भी बात करो अगर आपकी, तो शायद 12-14 से ज़्यादा हम लोगों को नहीं दिखाया होगा आपने लोकसभा के चुनाव में। और आप ही ने नहीं, पूरी प्रिंट मीडिया जितने सर्वे टीम थी, कोई भी हमें 12-14 से ऊपर नहीं दिखा रहा था, बल्कि बहुत सारे लोग सिंगल डिजिट में दिखा रहे थे। तब भी हम लोग 43 जीत के आए, 5 काउंटिंग में हराए। जनता को एहसास नहीं हो पाया, नहीं तो जनता के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सरकार पलट देती। और मैं समझता हूँ हमारा ये वर्तमान इंडिया गठबंधन अपने आप में सक्षम है। और आज मैं कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए, जिस दिन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे इस वीडियो क्लिप को खोलिएगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारा इंडिया गठबंधन कम से कम 300 सीटें जीत के आएगा, कम से कम 300 सीटें। और आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो क्लिप को हमारी को आप जरूर सेव करके रखना और काउंटिंग के दिन निकालना। नहीं, 300 तो बहुत बड़ा क्लेम हो कम से कम, कम से कम कह आप रहे हैं। पीडीए की ताकत, 403 में 300, कम से कम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपसे। ज्यादा हो जाए तो आश्चर्य न मानना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीडीए परिवार को एहसास है। आज मामूली बात है, देश के अंदर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 1-2 को छोड़ के 45 यूनिवर्सिटी में कहीं वीसी नहीं है। हमारे पीडीए परिवार का ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी बड़े संस्थान हैं, चाहे केजीएमयू से लेके ले लीजिए, लोहिया से लेके, जितने भी संस्थान मानते हैं आप, पीजीआई से लेके, सैफई यूनिवर्सिटी से लेके, बीएचयू से लेके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, एएमयू से लेके चले जाइए पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, झांसी से लेके मेरठ तक, मेरठ से लेके गोरखपुर तक, कहीं किसी भी जगह पीडीए परिवार का कोई नहीं है। आप चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देख लीजिए, डीजीपी से लेके कप्तान तक देख लीजिए, सर्किल ऑफिसर तक देख लीजिए, और चीफ सेक्रेटरी से लेके आप एसडीएम और तहसीलदार तक चले जाइए, कहीं कप्तान, कहीं डीएम, कहीं आईजी, कहीं डीआईजी, कहीं कमिश्नर, कहीं भी इंपॉर्टेंट विभागों का प्रमुख सचिव, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। ये लोग जो आते हैं पीडीए की बातें करते हैं, इनकी ये क्षमता नहीं है कि यहाँ के मुख्यमंत्री से पीडीए परिवार के हक की बात कर सकें। यह है इनकी क्षमता। ऐसे पूरा पीडीए परिवार इस बार जागा हुआ है। पीडीए परिवार को एहसास इस बात का है 69,000 शिक्षकों में कैसे अन्याय हुआ है, कैसे आरक्षण की लूट हुई है, और केवल 69,000 शिक्षकों में ही नहीं, हर भर्ती में आरक्षण की लूट हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमान भाइयों को, बैकवर्डों को, सबको एहसास है इस बात का। केवल मंच पे आके भाषण मारने से, भाषण देने से लोगों का भला नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया इन्होंने, और इस बर्बादी से कोई उत्तर प्रदेश को निकालेगा तो उस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है, इसलिए वो 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। चलिए, अब हमारे पास बस 30 सेकंड बच गया है, तो एक आखिरी सवाल ये कि भाजपा कहती है कि आप आइएगा या समाजवादी पार्टी आएगी तो माफिया राज होगा, और वो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर एक बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं। बीजेपी में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी पार्टी की नहीं, इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने
इस उत्तर प्रदेश के 19 बड़े माफियाओं की सूची मांगी थी कि इनके लाइसेंसों का डिटेल दो, और आप आश्चर्य करेंगे, मैं अभी डेटा दे दूंगा, टाइम कम दिखा रहे हैं। 2-3 को छोड़ के सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के जाति के हैं, और मुख्यमंत्री जी में क्षमता नहीं है कि एक पर भी कार्रवाई कर दें। अगर कार्रवाई करनी होगी तो जौनपुर में यादव पे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो गाजीपुर में निषाद के ऊपर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो विश्वकर्मा परिवार पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो चौरसिया पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो चौहान पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो राजभर पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो जाटवों पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो पासियों पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो खटिक लोगों पे करेंगे, कार्रवाई करनी हुई तो वाल्मीकि लोगों पे करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, और इस सच्चाई को उत्तर प्रदेश का जनमानस पूरी तरह से जानता है। और इस उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो केवल एक जाति के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहना भी बेईमानी है, एक जाति के भी मुख्यमंत्री हैं, नौकरियां देंगे तो उनको ठेकेदारी में आप पता कर लीजिए, पीडब्ल्यूडी सिंचाई से लेके जितने विभागों में आपकी क्षमता हो आप पता कर लीजिए कि 10 साल के अंदर कौन कौन ठेकेदार बिल्डअप हुए, डेवलप हुए। आप पता करिए उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लाभ के पद हैं, जितने भी लाभ के स्थान हैं, वहां पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति झांक नहीं सकता है। और अगर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का आदमी है तो वो चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, चाहे एलिजिबल हो या ना हो, शर्तें पूरी करता हो या ना करता हो, उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि मुख्यमंत्री की जाति का है, तो उसके लिए सारी चीजें छूटें। चेक करिए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, मैं समझता हूं 70% अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग भी अब अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह है प्रदेश की सच्चाई, और इस सच्चाई को जानते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज नोट करके रखिए, काउंटिंग के दिन खोलिएगा 27 के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश की पीढ़ी की जनता सबका समर्थन और आशीर्वाद लेके उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतने का काम करेंगे। ये मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं। चलिए धर्मेंद्र यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत आज तक में आपने सारे सवाल लिए और जम करके जवाब दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।